हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, कल हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आईएनए और आजाद हिंद फौज का पार्ट 1 आपके पास लेकर आए थे और उसी का जो है आजाद हिंद फौज भाग 2 को लेकर आए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यहाँ से उम्मीद है कि आपका पकड़ा जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसको फिनिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको आजाद हिंद फौज का विचार, देखिए एक चीज बता दे रहे, जो इंडियन नेशनल आर्मी था जिसको हम लोग कहते थे इंडियन आईएनए, उसी का ये दूसरा रूप था आजाद हिंद फौज। ये कोई अलग नहीं था जिसको सुभाष चंद्र बोस ने संगठित किया। तो आजाद हिंद फौज का विचार पूछे या आईएनए का विचार पूछे, आपको दिमाग में रखना है कि कैप्टन मोहन सिंह। देखिए आपको कल बताए थे कि आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो है इंडियन नेशनल आर्मी किसका मानसिक पुत्र है। तो आपको बताए थे कल कल ज्ञानी प्रीतम सिंह के बारे में कल बताए थे आपको। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा इन्होंने क्या किया था, आईएनए के यानी इंडियन नेशनल आर्मी को गठन करने का विचार इनके मन में आया था और इसकी जिम्मेवारी किसको दे दिया गया था, कैप्टन मोहन सिंह। और कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर आजाद हिंद फौज के विचार में अगर ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा नहीं आए तो आपको क्या लगाना है, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना ये आजाद हिंद फौज और उसी का बाद का रूप है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा, तो आपको क्या लगाना है, कैप्टन मोहन सिंह को। और आईएनए की स्थापना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, याद रखिएगा। और क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज यानी कि ये किसके बारे में बोल रहा है, देखो ये परीक्षा में बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये आजाद हिंद फौज जो है दोस्तों, यही आईएनए था। पहले ये क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी था। तो इसके प्रथम जो सेनापति बने थे वो कौन बने थे, मोहन सिंह बने थे। ये परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आजाद हिंद फौज ही किसका रूप है, आईएनए का। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन बने थे, मोहन सिंह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जो इंडियन नेशनल आर्मी था, जो जिसे हम लोग कह सकते हो आजाद हिंद फौज पार्ट 1, और याद रखिएगा और वही जब आजाद हिंद फौज पार्ट 2 आएगा तो 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना मल्ले में, कहां पर, मल्ले में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये चीज को याद रखिएगा, यानी इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने उसे अपना नाम दिया। 1943 में आजाद हिंद फौज कहां पर इसका स्थापना किया, मल्ले। देखिए मल्ले जो है, मल्ले यहां पर श्रीलंका है। भारत के नीचे श्रीलंका हमारा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, श्रीलंका। उसके नीचे इंडोनेशिया और मलय है। मलय जिसको मलेशिया कहते हो। तो यहीं पर उन्होंने क्या किया, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना मल्ले में किया था। क्योंकि देखिए जब क्या हुआ, टोक्यो में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को बुलाए थे। तो याद रखिएगा, जर्मनी से बुलाए थे उनको। तो उन्होंने रास बिहारी बोस ने विचार दिया कि देखो आपको बताए थे कि आईएनए का जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो भंग कर दिया गया था जापान की सरकार के द्वारा, तो रास बिहारी बोस ने उसको क्या किया था, फिर से पुनर्गठन किया था। और पुनर्गठन करके उनको सुभाष चंद्र बोस को ये जिम्मेवारी दे दी कि आप इसको नए तरीका से स्थापित कीजिए। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने मलय में किया था, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज के स्थापना में सहयोग किसने दिया था, रास बिहारी बोस। आपको वही बताए थे कि इंडियन नेशनल आर्मी का जब जापान की सरकार ने विघटन कर दिया, उसके बाद रास बिहारी बोस ने उसको पुनर्गठन किया, यानी उसको फिर से तरोताजा किया और सुभाष चंद्र बोस को इसकी आजादी दे दी कि आप इसको फिर से नए तरीके से आगे ले जाइए। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना में सहयोग किसने दिया था, रास बिहारी बोस। दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए आपको यहाँ 1 लाइन फॉर्मेट में लिख दिए हैं ताकि आपकी परीक्षाओं में कोई टेंशन ना हो। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय सिंगापुर था, यानी कि आजाद हिंद फौज का जो है मुख्यालय पहले सिंगापुर था। लेकिन 1944 में देखिए स्थापना हो रहा है, आजाद हिंद फौज का स्थापना 43 में हो रहा है। तो उस समय उसका जो मुख्यालय बना था सिंगापुर बना था, फिर उसका प्रधान कार्यालय रंगून में बना दिया गया 1944 में। इसको याद रखिएगा। अब इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, शिलभद्र याजी। ये जो शिलभद्र याजी साहब थे,
ये सुभाष चंद्र बोस साहब के परम मित्रों में से थे। आपको बताए थे कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जो रहे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन के स्थापना में शिलभद्र याजी का भी महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब सहयोगी कह सकते हैं। और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए शिलभद्र याजी आपको सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन से भी जुड़े। तो याद रखिएगा ये दोनों में सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको वीवीआई में रखिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, ये देखो भाई साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को, ये डेट, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना कहां किया? सिंगापुर में। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पूछता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि 9 देशों के इसकी मान्यता मिला, यानी 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दिया। उस 9 देशों में ज्यादा का नाम आपको जरूरत नहीं है याद करना ना। जापान, जर्मनी, बर्मा, जिसको पहले, अब वर्तमान में बर्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? म्यांमार इत्यादि इसको आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस समय जापान के जो प्रधानमंत्री थे ताजो साहब, इन्होंने क्या किया उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने, जब वो अपनी सेना के साथ, मतलब आजाद हिंद फौज अपनी सेना के साथ भारत की ओर चलना शुरू किया, तो याद कीजिएगा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जीतकर, और सुभाष चंद्र बोस जीत भी गए। और याद रखिएगा ये जो है और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप दिया और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप दिया। तो ये भी बीपीएससी में आपका पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, ये जो है ऑपरेशन यू क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन यू क्या है, ठीक है। देखिए आप अगर पढ़ोगे, इधर वाला हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा भारत का ज्योग्राफिकल नक्शा पे आते हैं। आपको पता है कि ये वाला एरिया में, आपका पूर्वोत्तर वाला एरिया में यहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इसको हम एपी लिख देते हैं। फिर उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद क्या है? नागालैंड। उसके बाद क्या है? मणिपुर। और उसके बाद क्या है? मिजोरम। तो ऑपरेशन यू था, और इधर में अब भारत का पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था दोस्तों कि इस रास्ता से, ऑपरेशन यू का मतलब था कि जो आजाद हिंद फौज था अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश करना था इस म्यांमार के रास्ते, जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। यहां से भारत में प्रवेश करना था आजाद हिंद फौज को, ठीक है। और इससे प्रवेश करते हुए आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? बंगाल है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचते हुए भारत में प्रवेश करना था आजाद हिंद फौज को। तो आजाद हिंद फौज का नागालैंड और मणिपुर के रास्ते बंगाल तक पहुंचने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था आजाद हिंद फौज के द्वारा, वो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन यू नाम दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से 1944 में भारत में वो प्रवेश कर गए, यानी कि आजाद हिंद फौज भारत में प्रवेश कब कर गया? 1944 में जापानी सेना के सहयोग से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों कि मारोंग जगह है कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर मारोंग जगह है, और यहीं पर क्या किया इन्होंने? भारत के तिरंगा को फहराया और विजयी घोषित किया कि हम यहां तक अपना क्षेत्र भारत में जीत चुके हैं। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम मार दिया, जिसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। क्योंकि आपको पता है ये उस दौर की बात है जब क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945। एक तरफ ब्रिटेन अमेरिका जैसे साथ में लड़ रहे थे, एक तरफ जर्मनी जापान जैसा देश था। तो याद रखिएगा क्या हुआ कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया, और उस परमाणु बम का नाम भी पूछे जाते हैं। तो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया दोस्तों, उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया दोस्तों, उसका नाम क्या था? फैट मैन। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए,
अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? याद रखिएगा, उस अमेरिकी प्रधानमंत्री का नाम है हेनरी ट्रूमैन। क्या नाम है? हेनरी क्या है दोस्तों, समझिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हेनरी ट्रूमैन। इन्होंने क्या किया था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम मारने का आदेश दिया था। तो इस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि जब जापान पे परमाणु बम का अमेरिका का हमला हो गया तो जापान की स्थिति कमजोर हो गई और उधर जर्मनी भी द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी स्थिति खराब होने लगी। अब ये दोनों देश सुभाष चंद्र बोस के टीम को सपोर्ट कर रहे थे, आजाद हिंद फौज को, और इन दोनों देशों की स्थिति क्या हो गई? द्वितीय विश्व युद्ध में थोड़ा खराब होने लगी। तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद जो फौज है ये भी कमजोर होने लगी दोस्तों। तो याद रखिएगा इसी बीच क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को टोक्यो के लिए रवाना हुए, यानी कि मीटिंग के लिए, और रास्ते में इनका ताइहोकू टोक्यो जा रहे थे, रास्ते में ताइहोकू में इनकी विमान दुर्घटना हो गई और विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई और आजाद हिंद फौज कमजोर हो गया। और आजाद हिंद फौज कमजोर हुआ तो इसके मुख्य अधिकारियों को और सेना को अंग्रेजी सेनाओं ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, और पकड़कर उन पर मुकदमा चलाए गए दिल्ली के लाल किला पर। ठीक है, और उन पर क्या मुकदमा चला? आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो पार्ट 2 था आजाद हिंद फौज, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। देशद्रोह का मुकदमा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको बता रहे थे कि जो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में जो गठन किए थे, मैं आपको कैप्टन मोहन सिंह, ये क्या अंग्रेजी सेना की तरफ से ये आपको मलय, सिंगापुर, ये सभी रेंज पर जहां जापानी जो सेना थी, जापानी सेना इन मलय, श्रीलंका, मलय हो गया, सिंगापुर हो गया, इस पर अपना अंग्रेजी जहां पे सरकार थी, तो जापान जो देश था उस पर कब्जा कर रहा था, और वहीं पर ये अंग्रेजी सेना की तरफ से सेनापति थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, वो भी पकड़ा गए थे। तो एक तरफ से वो अंग्रेजी सेवा में शुरुआती दौर में थे, इसीलिए कहा गया कि आप अंग्रेजी सेना में थे और आप हमारे ही खिलाफ बगावत कर दिए, इसीलिए इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया इन अधिकारियों पर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किले पर चला कब? 1945 में। ठीक है, और याद रखिएगा इसको क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज के जो मुख्य अधिकारी थे, इनका नाम याद रखिएगा, मेजर शाहनवाज खान। मेजर शाहनवाज खान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये शाहरुख खान के नाना है। याद रखिएगा, ये जो है मेजर जनरल शाहनवाज साहब, ये शाहरुख खान के क्या हैं? नाना जी हैं, याद रखिएगा। और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल प्रेम सहगल और राशिद अली, ये लोग पर मुकदमा चलाया गया। और देखिए, इन लोग पर मुकदमा चलाया गया कि आप जो है अंग्रेजी सरकार इनको मुकदमा के तहत फांसी की सजा देना चाहती थी, फांसी की सजा देना चाहती थी, क्योंकि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला था। ठीक है, और जब लाल किले पर मुकदमा चल रहा था दोस्तों, तो पूरे देश में बवाल मच गया और सभी जाति के लोगों ने इन देश के मतलब आजाद हिंद फौज के इन अधिकारियों को बचाने के लिए पूरे देश की जनता रोड पर निकल गई कि नहीं, हम इनको फांसी नहीं होने देंगे। उस समय नारा भी आया था कि लाल किला को तोड़ दो, लाल किला को तोड़ दो, शाहनवाज, ढिल्लो और सहगल को छोड़ दो। यानी पूरे देश की जनता इस आग में मतलब इनको बचाने के लिए मतलब इस आंदोलन में कूद गए कि नहीं, इनको बचाना है। अंग्रेजी सरकार भी हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसे। और एक चीज बता, देखिए शाहनवाज खान जो रहे ये मुसलमान रहे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो सिख रहे और प्रेम सहगल हिंदू रहे, यानी कि सभी धर्मों का लोग थे और सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हो गए। ये बहुत बड़ा अद्भुत नजारा था भारत के लिए दोस्तों कि सभी धर्म के लोग मिलकर इकट्ठा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गए थे कि नहीं, इनको फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो हम पूरे देश में बगावत कर देंगे, अंग्रेजों के हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। अंग्रेज भी डर गए और यहाँ गांधी जी भी चुप हो गए कि नहीं भाई, ये तो मामला सही में गर्म है और भारत के लोग जो हैं अभी पूरी तरीके से इनको बचाने के पक्ष में हैं, और गांधी जी भी यहाँ पे चुप रहे। और देखिए एक चीज और,
कि वकीलों का एक समिति बन गया। भारत के जितने भी महान महान वकील थे, इनको बचाने के लिए एक मंच पर आ गए दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो मुस्लिम लीग के थे, वो भी आ गए कि नहीं, इन लोग को बचाना चाहिए। ठीक है, गलत कर रहे हैं अंग्रेज। और याद रखिएगा, भूला भाई देसाई और वकीलों का एक समिति बना दोस्तों, जिसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, यानी यानी कि उस समय के सबसे धाकड़ धाकड़ वकील इनको बचाने के लिए एक जगह आ गए। और वकीलों के समिति के जो हेड वकील थे वो कौन थे? भूला भाई देसाई। तो आपसे पूछेगा कि लाल किले मुकदमे में बने वकीलों के समिति के प्रमुख कौन थे, तो क्या मारिएगा? भूला भाई देसाई। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी वकील जो उस समय के नामचीन वकील थे वो एक मंच पर आ गए थे इनको बचाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, वह बचा नहीं पाए और इनको फांसी की सजा का मतलब ऑर्डर पास हो गया। और जैसे ही ऑर्डर पास हुआ, पूरे देश में एकदम समझ लो कि आंदोलन छिड़ गया और इनको बचाने का भरसक प्रयास किया गया। अब देखा लॉर्ड बेवल, उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड बेवल। लॉर्ड बेवल गवर्नर जनरल था। वो देश के इस आंदोलन के मूड को जान गया कि नहीं, अगर इनको फांसी हो गया तो क्या करेंगे लोग, भारतीय लोग, कि हमें मार के भगा देंगे लंदन। ठीक है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने का अधिकार होता है। तो उस समय जस्ट लाइक जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे? एक राष्ट्रपति के तरह हेड थे। तो लॉर्ड बेवल ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों इनकी फांसी की सजा को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इस चीज को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे रेजिमेंट बनाए गए थे, कल भी आपको बताए थे, जिसको थोड़ा सा बार बार पढ़ लीजिएगा कि सुभाष रेजिमेंट, शाहनवाज खान, गांधी रेजिमेंट, सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। तो सुभाष रेजिमेंट, शाहनवाज खान, गांधी रेजिमेंट, एमजे कियानी, आजाद रेजिमेंट, गुलजारा सिंह इसके हेड थे, नेहरू रेजिमेंट के हेड थे अजीज खान। और ये पूरा रेजिमेंट में एक महिला रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और रानी झांसी रेजिमेंट के हेड कौन थी? लक्ष्मी सहगल। तो इस तरीके से दोस्तों आपका आजाद हिंद फौज में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका एवरीथिंग्स जो है आपको बताने का हमने प्रयास किया है। प्लीज इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगेगा और हम अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।